मैं स्पीकर श्री राहुल नार्वेकर जी के 4 डिसीजंस जो 10 जनवरी 2024 को दिए गए, उनके एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीगल पहलू पर थोड़ी बातचीत करूंगा। श्री सुनील प्रभु जी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर साहब के 4 डिसीजंस के अगेंस्ट एक याचिका डाली है। स्पीकर के डिसीजंस में चारों डिसीजंस में एक कॉमन बुनियाद है, और वो बुनियाद ये है कि क्योंकि श्री एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना विधिमंडल के मेजॉरिटी लेजिस्लेटर्स उनके समर्थन में थे, इसका अर्थ ये है कि शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी की आवाज़ वह विधिमंडल के विधायक हैं। यह उनके डिसीजंस की एक कॉमन बुनियाद है, और हमारा ये कहना है कि यह बुनियाद असंवैधानिक है, यह बुनियाद बिल्कुल लॉ के खिलाफ है। एक पॉलिटिकल पार्टी क्या है? एक पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना समाज में होती है, लोगों में होती है, और उस पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा उसके कार्यकर्ता लोगों तक पहुंचाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्हीं में से उसके प्रतिनिधि आगे उभर कर आते हैं, और ये प्रतिनिधि टाइम टू टाइम इलेक्शंस में अपने नेता चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं। और इन नेता के अलावा पॉलिटिकल पार्टी का जो मेन लीडर होता है, उनका अध्यक्ष होता है, उनका इलेक्शन किया जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टी एक समाज में कार्यकर्ता के थ्रू अपने लीडर्स और अपने अध्यक्ष के माध्यम से अपनी कम्युनिकेशन करती है। ये पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना का बेसिस है। और लॉ में पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना सेक्शन 29A के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने होता है। एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है जिसके थ्रू इलेक्शन कमीशन ये सर्टिफाई करता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी का ये नाम है और उनका ये चिन्ह रहेगा। ये कोई टेम्पररी बॉडी नहीं है, ये एक परमानेंट बॉडी है। इसकी एक लीगल एग्जिस्टेंस है, और इसकी जो लीडरशिप है, जो इसके अध्यक्ष हैं, जो इस पॉलिटिकल पार्टी की आवाज़ हैं, उनके नाम, उनकी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन के पास सबमिट होती हैं, उनके पास अवेलेबल होती हैं। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी की यह आवाज़ है, तो एक विधिमंडल इसके मुकाबले में, इसके कंपैरिजन में क्या है? इलेक्शन से पहले विधिमंडल तो नहीं होगा क्योंकि लेजिस्लेटर्स नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी तो है। पॉलिटिकल पार्टी के कागजात इलेक्शन कमीशन के पास हैं, और इलेक्शन कमीशन को कौन बताता है कि ये व्यक्ति इस पॉलिटिकल पार्टी के लिए उनके बिहाफ पर ये इलेक्शन लड़ेगी? इलेक्शन कमीशन किसकी बात सुनता है जब कहता है कि ये व्यक्ति इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ेगा इस पॉलिटिकल पार्टी की टिकट पर? पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप बताती है, जिनको इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करता है। कोई भी व्यक्ति जाकर इलेक्शन कमीशन को नहीं बता सकता कि ये व्यक्ति शिवसेना का कैंडिडेट है, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप बता सकती है। और उस वक्त कोई विधिमंडल नहीं होता। इलेक्शन के बाद जितने भी व्यक्ति सक्सेसफुल होते हैं, विधायक बनते हैं, उनके ग्रुप को
संविधान के 10th शेड्यूल में विधिमंडल कहा जाता है। ये एक टेम्पररी बॉडी है, ये परमानेंट नहीं है। इसकी लाइफ उतनी ही है जितना उस हाउस की टर्म है। तो अब स्पीकर साहब के डिसीजन में यह लिखा है कि अगर इस विधिमंडल के मेजॉरिटी लोग एक व्यक्ति का समर्थन करते हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टी की आवाज है। ये कैसे हो सकता है? पॉलिटिकल पार्टी की आवाज पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप है, और जो विधिमंडल है उसकी स्थापना भी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप ने की है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र सबसे पहली बार 1985 में 10वें शेड्यूल में किया गया। उसका एक उद्देश्य था। उसका उद्देश्य यह था कि जब एक विधायक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता की मेहनत से, पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप की ब्लेसिंग्स से, उनकी गुडविल से इलेक्शन जीतता है, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी, उनकी डायरेक्शंस और उनके जो भी निर्णय हैं उनका पालन करे। ये कॉन्स्टिट्यूशन का 10वां शेड्यूल एक मैंडेट देता है कि लेजिस्लेटर की ये ड्यूटी है, और अगर वो ये ड्यूटी का पालन नहीं करता, इस ड्यूटी का उल्लंघन करता है, तो संविधान का 10वां शेड्यूल बोलता है कि वो हाउस में रहने लायक नहीं है, उसका डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो ये हमारी संवैधानिक स्कीम है। अब इस स्कीम के तहत जब स्पीकर साहब के सामने ये प्रश्न उठा कि क्या ये मेजॉरिटी लेजिस्लेटर्स शिवसेना की आवाज हैं, तो स्पीकर साहब ने शिवसेना के लीडरशिप स्ट्रक्चर को, जो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड है, उसको नजरअंदाज कर दिया और ये कहा कि क्योंकि लेजिस्लेटर्स की मेजॉरिटी एक तरफ बोल रही है, वही पॉलिटिकल पार्टी की आवाज है। ये बिल्कुल ही 10वें शेड्यूल के खिलाफ है। इसके 3 पहलू संविधान के मुताबिक परखने पड़ेंगे। सबसे पहले 10th शेड्यूल का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यह है कि आया राम गया राम को बंद करो। जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी पे, उसकी कार्यकर्ता की मेहनत पे, उसकी टिकट पर हाउस में इलेक्ट होकर आए हैं, तो आपका कर्तव्य है कि आप उस पॉलिटिकल पार्टी की निर्णय को, उसके डिसीजंस को फॉलो करें। आपका कोई हक नहीं है कि आप किसी और पार्टी के साथ जाकर एक अलायंस बनाएं। तो अगर 10th शेड्यूल का ये उद्देश्य है, तो स्पीकर साहब जो 10th शेड्यूल के ही तहत ये डिसीजन दे रहे हैं, वो कैसे कह सकते हैं कि विधिमंडल में मेजॉरिटी लेजिस्लेटर्स पॉलिटिकल पार्टी कहलाएंगे? इसका मतलब विधिमंडल और पॉलिटिकल पार्टी में कोई अंतर नहीं है, और ये बात भी संविधान के खिलाफ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुभाष देसाई जी की जजमेंट में क्लियरली कहा है कि विधिमंडल और पॉलिटिकल पार्टी अलग चीज है। पॉलिटिकल पार्टी वो परमानेंट बॉडी है जो सेक्शन 29A के अंडर इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड है। उसकी आवाज उसके कार्यकर्ता हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, और उसका लीडरशिप है, उसके अध्यक्ष हैं। उसकी आवाज उसके विधिमंडल नहीं है। जो विधिमंडल है, उनका काम है कि पॉलिटिकल पार्टी की आवाज हाउस के अंदर, हाउस के पर्पस के लिए कन्वे करें। पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जाने का कोई अधिकार नहीं है।
नंबर 2, संविधान में, जैसे एडवोकेट असीम सरोडे जी ने बताया, संविधान में पहले एक पैरा 3 होता था जो कहता था अगर विधिमंडल के कम से कम 1/3 लोग या उससे ज़्यादा अपनी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जाएं तो उनको एक अलग रिकॉग्निशन दी जाएगी और उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। इस प्रावधान की काफ़ी उल्लेखना हुई और सन 2003-2004 में इसको कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दिया गया। उसका अर्थ ये है कि अब अगर आप विधिमंडल में हो, ये कहीं मैटर नहीं करता कि आप 1/3 हैं, आधे हैं या 2/3 हैं, आपको पॉलिटिकल पार्टी की बात को मानना ही पड़ेगा। ये 10th शेड्यूल की मैंडेट है। तीसरी बात, अगर आप 10th शेड्यूल के सारे उद्देश्य के खिलाफ जाकर एक पॉलिटिकल अलायंस करते हैं तो स्पीकर की ये ड्यूटी बनती है कि जो 10th शेड्यूल के अंदर अपना डिसीजन दे रहे हैं कि वो 10th शेड्यूल को अपहोल्ड करें, उसकी जो वैल्यूज़ हैं, उसकी जो मोरालिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, उसको अपहोल्ड करें। अगर आप विधिमंडल को ही पॉलिटिकल पार्टी मान लेंगे तो आपने वो संवैधानिक वैल्यूज को नाकार कर दिया है। और फाइनल बात मैं ये कहना चाहूंगा, जो विधिमंडल है उसकी उम्र 5 साल या उससे कम होती है, अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएं तो उससे कम, अदरवाइज जो हाउस की लाइफ है वही उनकी भी लाइफ है। तो अब अगर मान लें 2014 के बाद एक नया इलेक्शन होता है और उसमें एक नया विधिमंडल आता है तो पॉलिटिकल पार्टी की आवाज कहां गई? वो तो गायब हो गई। जो नए विधायक हैं उनको कौन चुनेगा? विधिमंडल। पर वो विधिमंडल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये एक बड़ी अबसर्ड फाइंडिंग है स्पीकर साहब की कि जो विधिमंडल में मेजॉरिटी एंजॉय करता है वही पॉलिटिकल पार्टी कहलाता है। इसका एक और पहलू देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती है पर उसका कोई विधायक इलेक्ट नहीं होता तो उसका विधिमंडल नहीं है। लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी की एग्जिस्टेंस क्या खत्म हो गई? क्या अगले इलेक्शन में वो वापस नहीं आ सकती? एक और पहलू, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के विधिमंडल में बहुत कम लोग इलेक्ट होते हैं, मान लो 4 लोग 5 लोग, वो उसका विधिमंडल कहलाते हैं। उन 4 में से 3 लोग एक तरफ हो जाते हैं। क्या ये 3 लोग एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी को अपना कहलाकर जो मन में आए वो कर सकते हैं? ऐसा संविधान कभी अलाउ नहीं करता। तो ये सारी बातें हमने अपनी याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखी हैं और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय 10th शेड्यूल को अपहोल्ड करेंगे और सुनील प्रभु द्वारा फाइल की गई डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस को अलाउ करेंगे। धन्यवाद।